प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में डेविड ईस्टन का जो कंसेप्ट था उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कि ईस्टन द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में कितना उपयोगी है और इससे किस तरह की हमें सुविधाएं मिली हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यवस्था सिद्धांत है ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण में उन्होंने सिस्टमैटिक कंसेप्ट को केंद्रीय स्थान माना है और उसे व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य माना है। इस ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था के कंटिन्यूटी को कायम करने के लिए जो हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में कि एनवायरनमेंट से जितनी भी डिमांड्स आती हैं, जितना भी सपोर्ट आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत चर्चा की गई है ताकि व्यवस्था का अस्तित्व मजबूती से बना रह सके। ईस्टन द्वारा जो हमने पहले भी चर्चा करी है उसमें है कि इनपुट एनालिसिस में, यानी कि आगत तत्व में हमने डिमांड एंड सपोर्ट को रखा है, मांग और समर्थन को, और आउटपुट तत्व में हमने डिसीजन पॉलिसीज को रखा है, फीडबैक प्रोसेस को रखा है, और एनवायरनमेंट से आने वाले जितने भी हमारे पास में प्रेशर्स हैं वो सारी इसमें आए हुए हैं। तो सिस्टम एनालिसिस को वास्तव में जो डेविड ईस्टन ने अपनी बुक थी पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें उन्होंने बताया कि वास्तव में सिस्टम किसको कहते हैं। सिस्टम कहते हैं कि जब तत्वों के समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और जो एक दूसरे से क्रिया करते हों। इस क्रिया को परस्पर क्रिया या अंतर क्रिया कहा जाता है। ये एक आप डायग्राम आपको शो हो रहा है, इस डायग्राम में से आपको पता चल रहा होगा कि सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम है और जो ये सिस्टम है इसमें डिमांड्स आ रही हैं, सपोर्ट आ रहा है, वो इनपुट के रूप में सिस्टम पर आ रहा है, और इस सिस्टम से जो डिमांड्स और सपोर्ट हैं वो निर्गत के रूप में डिसीजंस और पॉलिसीज के रूप में होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमारा फीडबैक प्रोसेस के द्वारा ये प्रोसेस वापस चलता है। जो मांगे, जो डिमांड्स हैं वो सिस्टम में जाती हैं, उन पर डिसीजन होता है, फिर पॉलिसीज मेकिंग होती है, लेकिन फिर वो क्या होता है, फीडबैक प्रोसेस द्वारा वापस से वो इनपुट बन जाता है और फिर वापस से सिस्टम में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पॉलिसी बन जाती है और वो वहीं ख़त्म हो जाती है, बल्कि उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आता है, क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, और इसमें हमारे पास में एनवायरनमेंट मेन होता है, और वो चाहे सोशल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, कल्चरल एनवायरनमेंट हो या मटेरियल एनवायरनमेंट हो। इन एनवायरनमेंट से, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर के आई, जैसे आप सिंपल सा अभी अपन कोविड-19 की बात करें कि लॉकडाउन की पॉलिसी है, तो लॉकडाउन की पॉलिसी में क्या होता है कि आपके पास सिस्टम ने आपको लॉकडाउन कर दिया, लेकिन अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन आती है, और ये ओपिनियन ही सिस्टम को मजबूत करती है। अगर सिस्टम की अपन व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं तो सिस्टम अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पाता है। अगर हम सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती हैं, फीडबैक के द्वारा अगर सिस्टम को पता चलता है कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो वह सिस्टम थोड़े दिनों में ही अपने आप को नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण से जो सिस्टम में आते हैं उन्हें हम इनपुट कहते हैं, और जो सिस्टम में जाते हैं उन्हें आउटपुट कहा जाता है। और ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन से जो डिमांड्स एंड सपोर्ट इनपुट के रूप में प्राप्त होते हैं, और यही जो सिस्टम में फिर पॉलिसीज एंड डिसीजन बनकर उन्हें आउटपुट के रूप में बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, और यही क्या होता है, इस फीडबैक के माध्यम से ही बहुत सारे जो डिमांड्स हैं वो भेजी जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारी डिमांड सिस्टम तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है
वो एक रॉ मटेरियल है जिनसे कि डिसीजन का एक तैयार किया जाता है, जिसे हम रेडी मटेरियल कहते हैं। तो वो तैयार हो जाता है और वो एनर्जी की भूमिका बनाता है। अब एक बात और मैं बता दूं आपको कि कोई भी जो डिमांड होती है वो कहीं से भी आ सकती है, जैसे लोगों से आ सकती है, पॉलिटिशियन से आ सकती है, नेताओं से आ सकती है, अलग अलग शासन प्रणालियों से आ सकती है। तो इन डिमांड्स के आधार पर जो समर्थन प्राप्त होता है, सिस्टम, कोई भी सिस्टम जनता की जितनी मांगे पूरी करता है उसे उतना ही सपोर्ट मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि सरकार भी हमारी है, कोई भी जो सरकार कार्य करती है वो कैसे करती है, जब तक कि उसको समर्थन प्राप्त होता है। सरकार के जो चलाना है वो लोगों के समर्थन पर निर्भर करता है, और इसमें समर्थन का जो प्रकार है वो सरकार की नीति को प्रभावित करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सरकार को अपने कोई भी निर्णय और नीतियां निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑन पेपर्स ही रहें, बल्कि वो लोगों के लिए कामगर होनी चाहिए, जो भी पॉलिसीज सरकार द्वारा बनाई जाती है या सिस्टम द्वारा बनाई जाती है। ईस्टर्न के अनुसार जो डिमांड्स हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांगे, जैसे कि हम इसमें शामिल कर सकते हैं कामगारों की मजदूरी है, काम की परिस्थिति में सुधार है, शैक्षिक अवसर हैं, मनोरंजन सुविधाएं हैं, सड़कों और परिवहन व्यवस्था की मांगे। और दूसरा आता है इसमें कि रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का नियमन। इसमें हम पब्लिक सिक्योरिटी को शामिल कर सकते हैं, बाजार का नियंत्रण है, कानून है, सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वच्छता आदि की मांग इसमें की जा सकती है। तो अब हम पॉलिटिकल ग्राउंड पे बात करें तो पार्टिसिपेशन क्या है। पार्टिसिपेशन से संबंधित यानी कि सहभागिता से संबंधित मांगों में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वोट देने, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकारी विभागों और अधिकारियों के पास अपनी रिट भेजने का, याचिका भेजने का अधिकार, राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार की मांगे। तो ये क्या है कि जितना आप कोई भी सिस्टम इतना खुला होगा जिसमें कि लोगों का जो प्रवेश है वो आसानी से हो सके, तो उतना ही सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर वो पब्लिक वेलफेयर में सिस्टम काम करेगा, अगर सिस्टम तानाशाह होगा तो वो क्या होगा, उतना ही क्लोज होगा। क्लोज से मतलब वो अपने आप में बंद व्यवस्था होगी। जबकि वेलफेयर स्टेट में ये माना जाता है कि सिस्टम पब्लिक से के पास नजदीक होना चाहिए, पब्लिक से ओपनली उसका इंटरेक्शन होगा। इसी तरह से ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इसमें है कि सरकारी नीति के उद्देश्य की जानकारी भी होनी चाहिए। विदेशी आक्रमण की धमकियों के समय जैसे या राष्ट्र शक्ति के प्रदर्शन आदि के समय में भी ये सिस्टम के बारे में पता अगर पब्लिक को होगा तो वह सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी। तो ये था हमारा, इसमें हमने बात करी इनपुट्स की यानी कि डिमांड एंड सपोर्ट की। तो दूसरी बात जो हम बात करते हैं वो आती है आउटपुट की। तो आउटपुट में हम बात करते हैं 4 तरह के आउटपुट्स की बात डेविड ईस्टन ने करी है। इसमें आता है जैसे एक्सट्रैक्शन यानी कि दोहन, लोगों से कर, शुल्क तथा व्यक्तिगत सेवा की मांग की जाती है। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विनियमन किया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, मान सम्मान इत्यादि का वितरण। फिर है सिंबॉलिक आउटपुट्स में जैसे कि आपको राजनीतिक पॉलिसीज होती हैं या सपोर्ट वो होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों, राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन इसमें शामिल होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई चीज सिस्टम में गई, पॉलिसी बनी और वो वहाँ खत्म होगी, बल्कि जब वो पॉलिसी बनती है फिर वो जनता में आती है तो वो एक फीडबैक प्रोसेस लिया जाता है। आज आप कोई भी काम करते हो तो हर आदमी चाहता है कि उसका फीडबैक मिले। तो ये जो फीडबैक जो प्रोसेस है वो हमारे को पॉलिटिकल सिस्टम को अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता देता है। क्योंकि कोई भी सिस्टम जब भी दक्षता पूर्वक एफिशिएंटली काम कर पाता है जब उसमें
सिस्टम में उसके फीडबैक प्रोसेस पॉजिटिव आ रहा हो। जैसे इन जनरल कंडीशंस में डिमांड जो होती है वो राजनीतिक प्रणाली को अपना लक्ष्य और नीतियां निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन देती हैं और समर्थन इस लक्ष्य की सिद्धि में सहायता देता है। ऐसी आशा की जाती है कि यदि राजनीतिक प्रणाली समाज से आने वाली मांगों को प्रभावशाली ढंग से उपयुक्त नीतियों और निर्णयों में रूपांतरित कर दे तो उसे समर्थन अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए ये माना जाता है कि फीडबैक चैनल इनपुट और आउटपुट तत्वों में उपयुक्त समायोजन स्थापित कर देगा। कोई भी सिस्टम जब भी बहुत अच्छे से काम करेगा जब उस सिस्टम में संतुलन बना रहेगा। यदि सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिमांड्स होंगी तो सिस्टम में स्ट्रेस आ जाएगा और वो स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, सिस्टम काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा और वह खत्म हो जाएगा, ओवरलोडिंग सिस्टम में हो जाएगी। इसमें ओवरलोडिंग कंसेप्ट क्या क्या है, कौन कौन से तत्व जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं वो है प्रेशर ग्रुप्स है, कल्चरल मैकेनिज्म है, कम्युनिकेशन चैनल है या कन्वर्जन प्रोसेस है। तो इसमें ये माना जाता है कि इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं अगर वो सिस्टम इन सबको रेगुलेट कर पाता है अपने विधायी है, कार्यकारी और प्रशासनिक संगठन के माध्यम से हम डिमांड्स को अगर नियंत्रित कर पाते हैं तो क्या होता है कि वो सिस्टम चल पाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देंगे इन सब चीज़ों को तो वो क्या होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा और सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसमें सिस्टम एनालिसिस की बात करी कि किस तरह से डिमांड्स एंड सपोर्ट के द्वारा कोई भी सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस या निवेश निर्गत उपागम की जो हमने अभी डिस्कस किया है डेविड ईस्टन का, उसकी हम आलोचनाएं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो कार्य करते हैं। अच्छा, इसमें एक समर्थन के प्रकार में और बता देती हूँ आपको कि मटेरियल सपोर्ट्स होते हैं जैसे कि करों और मालगुजारी का, फिर है सोशल वर्क या सैनिक के लिए कायदे कानून का पालन होना चाहिए, फिर सहभागिता मूलक समर्थन जैसे कि मतदान, राजनीतिक चर्चा और अन्य प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की तत्परता होनी चाहिए, सरकारी सूचनाओं की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति, सार्वजनिक सत्ता, प्रतीकों और समारोह के प्रति सम्मान का प्रदर्शन। तो ये सारी चीजें हमारे किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। थैंक यू सो मच।